मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज अध्याय 6 की चौथे दिन की कक्षा है। चौथे दिन के क्लास भाग 4 में हम लोग हैं और मूल अधिकारों के खंड की बात चल रही है। मूल अधिकारों में हम लोगों ने पिछली कक्षा में भाग 3 में राज्य के बारे में पढ़ा है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 यह मूल अधिकारों से असंगत विधियों की बात करता है। मूल अधिकारों से असंगत विधियां अर्थात ऐसी विधियां, ऐसे कानून जो मूल अधिकारों से संगत नहीं हैं, मूल अधिकारों का पालन नहीं करते। ऐसी विधियों को क्या करना है, यह बात आपको अनुच्छेद 13 में देखने को मिलेगी कि संविधान के इस खंड का, मूल अधिकारों के खंड का किस तरह से क्रियान्वयन होना है। तो आइए बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियों की। यह बात चल रही है। यह खंड ये कहता है कि मूल अधिकार जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, अगर मूल अधिकारों के विपरीत कोई विधि बनती है तो वो विधियां न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दी जाएंगी। यानी अनुच्छेद 13 जो है ये मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। तो अनुच्छेद 13 पहला बिंदु है। अनुच्छेद 13 ये क्या है? ये मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। सबसे पहले आप इसे ध्यान देंगे कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच है ये क्या? अनुच्छेद 13। यानी इसके लिए न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। यानी न्यायालय, यानी कह सकते हैं कि इसके लिए न्यायालय मूल अधिकारों की सुरक्षा के प्रहरी हैं, सजग प्रहरी हैं, सुरक्षक हैं, संरक्षक हैं। तो मूल अधिकारों के यानी न्यायालय में कौन कौन से न्यायालय की बात किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे हम लोग और उच्च न्यायालयों की बात करेंगे। तो न्यायालय में एक बात कर लें सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। यानी न्यायालय जो हैं ये क्या करेंगे? को मूल अधिकारों का, न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बताया गया है। मूल अधिकारों का सजग प्रहरी, सजग प्रहरी बताया गया है या सजग प्रहरी, यानी न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बताया गया है। तो आपने देखा
कि न्यायालय मूल अधिकारों के सजग प्रहरी हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की बात हो रही है। यानी अगर विधानमंडलों द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, असंगत है, तो उन्हें न्यायालय शून्य घोषित कर सकती है। यानी इसके अंतर्गत या इसके तहत न्यायालय क्या करेंगे? इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी विधि को के तहत न्यायालय ऐसी किसी विधि को, किसी भी विधि को, कोई भी विधि हो, ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकती है, कर सकती है। किसको शून्य घोषित कर सकती है? ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकती है जो मूल अधिकारों से असंगत है, जो मूल अधिकारों से असंगत है। असंगत शब्द से आप कंफ्यूज ना रहें। मतलब यह है कि ऐसी कोई भी विधि अगर मूल अधिकार के विरुद्ध है, असंगत है, यानी उससे संगतता नहीं है, मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं है, मूल अधिकारों के अनुसार नहीं है, तो न्यायालय उस विधि को शून्य घोषित कर सकते हैं। और न्यायालय की यह शक्ति, न्यायालय की उक्त शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा गया है। यानी न्यायालय की उक्त शक्ति, कौन सी शक्ति? मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य घोषित कर दी जाएंगी। यह शक्ति, न्यायालय की उक्त शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। तो न्यायालय की यह शक्ति, आपने देखा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो हम लोग थोड़ी बात करेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन पर। प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? मुख्य परीक्षाओं में भी, प्रारंभिक परीक्षाओं में। तो न्यायिक पुनर्विलोकन पर बात होगा। थोड़ी बात हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन पर करते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू, ये शक्ति जो है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है, इसे जान लें कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे कहते हैं। प्रोफेसर कार्बिन के अनुसार एक परिभाषा लेते हैं। प्रोफेसर कार्बिन के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, इनके अनुसार देखते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, इसके लिए लिखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है, न्यायालयों को दी गई, न्यायालयों की वह शक्ति है
जिसके माध्यम से न्यायालय क्या करेंगे, न्यायालय मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित कर सकते हैं। तो वह शक्ति है जिसके अंतर्गत इसे थोड़ा करेक्ट करें, जिसके अंतर्गत वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित ऐसी किसी जो है विधि को या पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करता है। क्या करता है, संवैधानिकता की जांच करता है। तो ये प्रोफेसर कार्बीन के द्वारा ये लाइन आपने देखा क्या कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। कैसी जांच करेंगे, संवैधानिकता की, कॉन्स्टिट्यूशनल होने की जांच करेंगे कि विधानमंडल ने जो विधि बनाई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, संवैधानिक है कि नहीं। अगर संवैधानिक नहीं है, अगर मूल अधिकारों, संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के अनुकूल नहीं है, तो ऐसी विधि की जांच में न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देंगे। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, इसे कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। इस शक्ति के द्वारा न्यायालय विधानमंडलों, मतलब संसद और विधानसभाओं, विधानमंडलों से पारित किसी भी अधिनियम की संवैधानिकता की जांच करते हैं। न्यायालयों को यह शक्ति भारतीय संविधान में दी गई है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, और इसी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत इस शक्ति के कारण न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों के संरक्षक हैं, सजग प्रहरी हैं मूल अधिकारों के। तो मूल अधिकारों की संरक्षण कर रहे हैं। यह भाग संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक बिंदु आप इसे नोट करेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये प्रश्न भी बार बार पूछे गए हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है। तो ध्यान रहे कि ये अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। यह शक्ति जो है यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है, न्यायिक पुनर्विलोकन, यह शब्द आप बिल्कुल याद रखेंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मिला है और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मिला है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त है। तो आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास और उच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय को जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जो खंड, और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान द्वारा प्रदान की गई है। यानी संविधान द्वारा इन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार हम लोगों ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पर बात की। इसके बाद अनुच्छेद 13(1) और 13(2) की बात करेंगे हम लोग अगले पृष्ठ पर। तो एक बिंदु हम नोट करते हैं, अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), दो अनुच्छेदों की यहां बात हो रही है, अनुच्छेद 13(1) और 13(2). 13(1) क्या है? 13(1) कहता है कि संविधान पूर्व विधियां, 13(1) संविधान पूर्व विधियां, संविधान पूर्व विधियां यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जिसे कहते हैं, और अनुच्छेद 13(2) ये संविधान पश्चात विधियां हैं। यानी ये कौन सी विधियां हैं? संविधान पश्चात, संविधान पश्चात विधियां। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 13(1) संविधान पूर्व विधियां, संविधान के लागू होने से पहले की विधियां अनुच्छेद 13(1), और अनुच्छेद 13(2) का मतलब संविधान के लागू होने के पश्चात की विधियां। तो ये दो खंड हैं, हम लोग पहले खंड पर बात करेंगे। अनुच्छेद 13(1) संविधान पूर्व विधियां, हेडिंग होगा संविधान पूर्व विधियां। इन्हें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ये कैसी विधियां हैं? ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, संविधान के लागू होने के पूर्व की विधियां, संविधान के लागू होने से ठीक पूर्व की विधियां, भारत के में प्रवृत्त ऐसी विधियां जो भाग 3 के उपबंधों के असंगत होगा, शून्य होगी। तो 13(1) क्या कहता है हमें समझना। 13(1) कहता है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ, लागू होने से ठीक पहले भारत के अंदर जो विधियां होंगी, जो व्यवस्थाएं होंगी, वो शून्य हो जाएंगी। संविधान के लागू होते ही वो क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी, और वो लागू हो जाएंगी जो संविधान ने लागू किया है।
तो यही बात हमें देखना है कि इसके अनुसार संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व, यानी इसके अनुसार संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व, लागू होने के ठीक पूर्व, ठीक कर दें इसको, ये ठीक नहीं है, ये इसे ठीक कर दिया जाए, करने के ठीक पूर्व भारत में जो विधियां होंगी, भारत में प्रवृत्त ऐसी सभी विधियां, भारत में प्रवृत्त ऐसी सभी विधियां जो भी विधि भारत में लागू हो, सभी विधियां जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं, जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं, शून्य होंगी। तो आपने देखा अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व भारत में प्रवृत्त सभी विधियां, ऐसी सभी विधियां जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं, शून्य होंगी। यानी अगर उसके भाग 3 से संगतता नहीं है, ध्यान रहे 13(1) क्या कहता है कि संविधान की वो सभी, संविधान लागू होने से ठीक पहले जो विधियां भारत में थी, अगर वह भाग 3 के अनुकूल नहीं है, भाग 3 के अनुसार नहीं है, तो वो शून्य होंगी। क्या होंगी? शून्य होंगी। यानी वो विधियां प्रवृत्त नहीं होंगी, लागू नहीं होंगी, चलेंगी नहीं। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि कई बार विद्यार्थी ये समझ बैठते हैं कि अनुच्छेद 13(1) भूतलक्षी है। तो आप यहां नोट कर लेंगे कि अनुच्छेद 13(1) भूतलक्षी नहीं है। भूतलक्षी नहीं है, तो इसे भूतलक्षी विधि नहीं मानेंगे। भूतलक्षी विधि आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। इसका संबंध ऐसी विधि से है जिसे बनाया अभी जाए लेकिन लागू पहले किया जाए। तो इस तरह की विधि अनुच्छेद 13(1) को नहीं समझना है। 13(1) भूतलक्षी नहीं है। कोई भी संविधान पूर्व विधि प्रारंभतः शून्य नहीं है। ध्यान रहे कि कोई भी संविधान पूर्व विधि प्रारंभ से ही शून्य नहीं है, प्रारंभतः शून्य नहीं है। प्रारंभतः शून्य नहीं है। कहा गया है कि भाग 3 से असंगत होंगे तब शून्य। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी शून्य ही, नहीं। यहां क्या कहा गया कि भाग 3 के उपबंधों से असंगत है तब शून्य। इसलिए न तो ये भूतलक्षी हैं और न ही संविधान पूर्व प्रारंभतः शून्य है। शून्य तो उस कड़ी में है कि वे, क्योंकि भाई मान लीजिए पूरा शून्य कर लेंगे तो अतीत काल के जो संव्यवहार हैं, अतीत काल की जो के मुद्दे हैं, जो मुकदमे हैं, जो वाद हैं, जो घटनाएं हैं, फिर उनका पालन, उनका निराकरण कैसे होगा?
जैसे एक केस ऐसे समझें कि कोई घटना 1945 की है, 1948 की है, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन से अनुच्छेद 13(1) के अनुसार उसके पहले जो विधि प्रवृत्ति में थी 26 जनवरी 1950 से, वह आगे क्या हो गई? शून्य हो गई। इसलिए क्योंकि वो भाग 3 के साथ समरूपता नहीं बैठा पाई, यह भाग 3 के अनुकूल नहीं है। लेकिन अब 1948 की घटनाओं पर विचार करने के लिए क्या हम 1950 के बाद की विधि का उपयोग करेंगे? नहीं। 1948 की घटना का विचार करने के लिए हमें 1948 की ही विधि के अनुरूप विचार करना होगा। इसलिए ये विधियां प्रारंभतः शून्य नहीं है। अतीत के कार्यों के लिए उनका प्रवृत्त होना जारी रहेगा। यानी जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं उनके बारे में अगर संव्यवहार करना है, उन पर कोई निर्णय करना है, तो उन विधियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस बात को हम लोग यहीं पर सम्मिलित कर लें कि संविधान पूर्व के भाग 3 के असंगत हैं। जैसे तो हम लोगों ने देखा कि संविधान पूर्व जो भाग 3 से असंगत हैं, आपने देखा कि कोई भी संविधान पूर्व विधि प्रारंभतः शून्य नहीं होगी। शून्य तब होगी उसके लिए अतीत के जो व्यवहार हैं उसके लिए लागू होगी। किंतु अतीतकालीन, इसमें जोड़ लें, किंतु अतीतकालीन, यहां अतीतकालीन करना है, अतीतकालीन समव्यवहारों के लिए प्रवृत्त रहेगी। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि संविधान अर्थात संविधान के लागू होने पर, संविधान के लागू होने पर प्रभावहीन नहीं होंगी। यानी यहां हमें जान लेना है कि इस खंड में कौन सी बात कही गई है। इस खंड में बात कही गई है कि संविधान के लागू होने से पहले की जो विधि है वो तब शून्य होगी जब वो भाग 3 से असंगत होगी। ऐसी विधि को भूतलक्षी नहीं कहेंगे और ऐसी कोई विधि संविधान पूर्व शून्य नहीं, प्रारंभतः ऐसे ही नहीं शून्य हो जाएगी, बल्कि इसके लिए ये है कि अतीतकालीन समव्यवहारों के लिए वो विधि लागू रहेगी। संविधान के बाद के लिए लागू नहीं रहेगी, संविधान के लागू होने के पश्चात के लिए लागू नहीं रहेगी, लेकिन संविधान के लागू होने के पूर्व के लिए वो विधियां लागू रहेंगी जो संविधान पश्चात शून्य हो रही हैं। ये बात हमें ध्यान रखना है। और इस सिद्धांत को, यह सिद्धांत यहां पर न्यायालय द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, यह सिद्धांत आच्छादन का सिद्धांत कहलाता है। आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत कहलाता है। तो हम लोगों के समक्ष एक टॉपिक आया
आच्छादन का सिद्धांत। ये आच्छादन का सिद्धांत क्या है इसको देखते हैं। तो देख लीजिए, हेडिंग होगा आच्छादन का सिद्धांत। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। इसको बल्कि ग्रहण का सिद्धांत भी कहा गया है। एक और शब्द यहां जोड़ लें, ग्रहण। इक्लिप्स होता है ना ग्रहण, ग्रहण का सिद्धांत। तो ये परीक्षा में पूछे गए हैं कि आच्छादन के सिद्धांत क्या हैं, ग्रहण के सिद्धांत क्या हैं। तो इसे जान लें। इसके अनुसार इसमें देख लें कि मूल अधिकारों से असंगत। सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। मूल अधिकारों से असंगत बात हो रही। असंगत संविधान पूर्व विधियां, संविधान पूर्व विधियां हमें बिल्कुल अक्षरशः ऐसे ही रखना है। संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर, संविधान के लागू होने पर बात हो रही। संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मूल अधिकारों से, मूल अधिकारों से आच्छादित, आच्छादित हो जाती है। पहली बात कि वो आच्छादित हो जाती हैं और सुषुप्तावस्था में चली जाती हैं। और सुषुप्तावस्था में, सुषुप्तावस्था सुषुप्तावस्था में चली जाती है। ठीक है, गायब नहीं होती, केवल वो सुषुप्तावस्था में चली गई हैं। ध्यान रहे, सुषुप्तावस्था में चली जाती हैं। आच्छादन हटते ही वह पुनः पुनर्जीवित हो जाती है। ये ध्यान रहे, आच्छादन हटते ही वह पुनः पुनर्जीवित, पुनर्जीवित हो जाती हैं। आच्छादन जैसे ही हटेगा वो पुनर्जीवित हो जाती है। पुनर्जीवित एक हो जाती है। तो आच्छादन का सिद्धांत आपने देखा। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये क्या है? ये उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में ये सिद्धांत दिया गया। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और एक वाद में ये दिया गया आच्छादन का सिद्धांत। एक वाद में भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत में देखिए उच्च न्यायालय ने कैसे ही समझाया ग्रहण के सिद्धांत को, आच्छादन के सिद्धांत को। कहा कि मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं।
यानी मूल अधिकार उन्हें ढक लेते और वो ढकने की वजह से सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो ढकना, वो कवर हटाया जाता है, वो ढक्कन हटाया जाता है, वो पुनः पुनर्जीवित हो जाती है। अर्थात अभी जो बात हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि पूर्व की विधियां किस प्रकार पूर्व के मामलों पर लागू रहेंगी, ये बात आच्छादन के सिद्धांत से आता है। इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ध्यान रहे, आच्छादन का सिद्धांत एक ही बार नहीं है। आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व, ये ध्यान रखेंगे, संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। तो ये बात ध्यान रहे, ये परीक्षा में भी प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर ही केवल लागू होते हैं? तो जवाब नहीं में है, क्योंकि आपके सामने बात है कि आच्छादन का जो सिद्धांत है वो संविधान पूर्व विधियों पर भी लागू है और संविधान पश्चात विधियों पर भी लागू हैं। ये दोनों पर लागू होते हैं। अर्थात भारत के संविधान में, ये बात हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों को त्यागने की कोई व्यवस्था नहीं, त्यागने की कोई व्यवस्था नहीं। यद्यपि अमेरिका के संविधान में है, अमेरिका के संविधान से ही मूल अधिकारों के खंड को लिया गया है, लेकिन अमेरिका के संविधान में जहां मूल अधिकारों को त्याग करने की व्यवस्था है, वहीं भारत के संविधान में मूल अधिकारों को त्यागने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये लाइन आप पहले भी लिखे हैं, एक बार पुनः हम लोग लिख लेते हैं। ये लाइन आप पहले लिखे हैं कि मूल अधिकार अधित्यजन नहीं है, त्यागने योग्य नहीं है। तो यहां कि भारत में मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते, मूल अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। भारत में, ये ध्यान रहे, भारत में, अमेरिका में तो किया जा सकता। तो भारत में मूल अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता। ये पहले हम लोगों ने लिखा है कि मूल अधिकार अधित्यजन नहीं है। और इस तरह से ऐसा संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा ने इस पर गौर किया कि अगर मूल अधिकारों को हम त्यागने योग्य बना देंगे जैसा कि अमेरिका के संविधान में है, तो हो सकता है हमारे यहाँ अशिक्षित जनता को कोई व्यक्ति उनको बरगलाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी नागरिक को उनके अधिकारों से वंचित करा दे। इसलिए भारतीय संविधान में कहा गया कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार अधित्यजन नहीं है, इन्हें त्यागा नहीं जा सकता। अमेरिका के संविधान में त्याग सकते। तो यहां बात हुई अभी आच्छादन सिद्धांत की, मूल अधिकारों के अधित्यजन होने की, त्यागने की, त्याग नहीं सकते। अब हम लोग बात करेंगे संविधानेतर विधि। तो टॉपिक है संविधानेतर विधियां।
यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात हो रही है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, संविधानेतर विधि यानी संविधान के पश्चात की विधि की बात है। अभी हम लोगों ने संविधान पूर्व विधियों की बात की और पूर्व विधियों में ये जाना कि मूल अधिकारों से असंगत हैं, तो किस तरह से उन पर आच्छादन का सिद्धांत लागू हो रहा है। अब हम लोग संविधान के पश्चात की विधियों को जानेंगे। इसमें कौन सी विधियां आएंगी? संविधान के लागू होने, संविधान के लागू होने के पश्चात विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियां इसके अंतर्गत आएंगी। निर्मित विधियां, तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, इसके अंतर्गत संविधान के लागू होने के बाद विधानमंडलों ने जो विधि बनाई है, विधानमंडल ने जो विधि निर्माण की है, वो इसके अंतर्गत आएंगे। और इसके अनुसार इसमें आती हैं, पूरी बात हम लिख देते हैं, चलें। इसके अनुसार जो बात है वो ये कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, यानी राज्य को पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाने के बारे में पहले है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो, घटाती हो। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। ऐसी विधि अगर बनती भी है तो असंगत होने की या उल्लंघन की सीमा तक उन्हें शून्य माना जाएगा। और इस सिद्धांत को, उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाना, इस सिद्धांत को पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो आइए बात करते हैं कि संविधानेतर विधि भाग 3 के अनुसार, मूल अधिकारों के खंड के अनुसार कैसे है। तो ये आप जानते हैं 13(2) है। क्या है ये? अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(2) की बात हो रही। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा ये ध्यान रखना होगा कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा, जो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त, यानी दिया गया, भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को
मूल अधिकारों को छीनती हैं, मूल अधिकारों को छीनती हैं, या भैया तो छीनती हैं या न्यून करती हैं, न्यून करती हैं यानी कि घटाती हैं, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। विधानमंडल ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगे जो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती हो या घटाती हो। ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी, आगे जोड़ते हैं कि ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी, कहां तक? उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, शून्य होगी। तो अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीने या कम करे, न्यून करे। और ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी, बन गई, अगर ऐसी कोई विधि अगर बन गई जो इस खंड का उल्लंघन करती है, भाग 3 के खंड का उल्लंघन करती है, तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानी जाएगी। ये शब्द हमें बहुत ध्यान रखना है कि उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानी जाएगी। यही वो शब्द है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानना। यही हमें और समझना है कि उल्लंघन की सीमा तक क्या है, क्योंकि उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाना, इसे ही कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियर एबिलिटी के। तो आइए देखते हैं हम लोग कि अब आगे हमें एक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्राप्त हुआ जिसे कहा गया है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो इसी में जोड़ेंगे इसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहा गया है। तो आपके लिए एक और प्रश्न, क्या पृथक्करणीयता का सिद्धांत? तो अब हम लोग थोड़ा इसकी बात कर लें। तो हेडिंग होगा पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियर एबिलिटी। सीवियर एबिलिटी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सीवियर के बाद ही नहीं होना चाहिए था, सीवियर एबिलिटी।
तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत हमें देखना, इसे इतने में ही समझ लें कि यदि विधानमंडल ने कोई ऐसी विधि बनाई और उस विधि का कुछ भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के खंड से असंगत है और विधि का अन्य भाग मूल अधिकारों के अनुरूप है, तो विधि का वह भाग जो मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों के विरुद्ध है, उसे विधि के उस अच्छे वाले भाग से अलग कर दिया जाएगा, अच्छे वाले भाग से अलग कर दिया जाएगा और अच्छा वाला भाग को रहने दिया जाएगा। अच्छा वाला भाग मतलब वह भाग जो मूल अधिकारों के संगत है उसे रहने दिया जाएगा और जो भाग असंगत है उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा न्यायालयों के द्वारा। अर्थात यहां पर एक ही विधि के अंदर के कुछ भागों को शून्य घोषित किया जा सकता है और कुछ भागों को संवैधानिक यानी सही घोषित किया जा सकता है। क्योंकि एक ही विधि के कुछ हिस्से का हमने दूसरे हिस्से से पृथक्करण कर दिया, अलग कर दिया, पृथक कर दिया, इसलिए इस सिद्धांत को पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। तो आपने देखा पृथक्करणीयता का सिद्धांत, जिसे हमें यहां नोट करना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी क्या है। तो देखें, यदि किसी विधि माने कोई भी विधि है, तो यदि किसी विधि का एक भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, विधि का एक भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, एक भाग उल्लंघन कर रहा है, पूरा नहीं, एक भाग उल्लंघन करता है किंतु शेष भाग नहीं, हम लोग थोड़े शब्दों में इसे लिखेंगे, शेष भाग नहीं तथा मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले भाग को तथा मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले भाग को, यानी उस भाग को क्या करना है, मूल अधिकार भाग को ऐसे शेष भाग से क्या कर लिया जाए, शेष भाग से उस अधिनियम के मूल उद्देश्य, शेष भाग से उस अधिनियम के, ये भी ध्यान रखना है कि मूलभूत उद्देश्यों को समाप्त किए बिना, के मूलभूत उद्देश्यों को समाप्त किए बिना ध्यान रहे कि उसके मूलभूत उद्देश्य भी समाप्त नहीं होने, पृथक किया जा सकता है,
पृथक किया जा सकता है, ऐसा अगर होता है, पृथक किया जा सकता है, तब उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित न कर तब उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित न कर केवल शून्य घोषित न कर केवल मूल अधिकारों से असंगत भाग को, केवल मूल अधिकारों से असंगत भाग को शून्य घोषित किया जाएगा, शून्य घोषित किया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि असंगत भाग को शून्य घोषित किया जाएगा, अर्थात अधिनियम को वैध तथा अवैध भागों में पृथक कर, अर्थात अधिनियम को वैध तथा अवैध भागों में पृथक कर, ठीक है, पृथक कर सिर्फ अवैध भाग को शून्य घोषित किया जाएगा, सिर्फ अवैध भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार पृथक्करणीयता का सिद्धांत आपने जाना कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या कहता है। एक बार पुनः हम लोग इसको ध्यान दे लें। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, इसमें यह है कि किसी विधि का एक भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है किंतु शेष भाग नहीं करता है, तथा मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले भाग को शेष भाग से उस अधिनियम के मूलभूत उद्देश्यों को समाप्त किए बिना पृथक किया जा सकता है, तब उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित न कर केवल मूल अधिकारों से असंगत भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। ध्यान रखें, तब केवल असंगत भाग को शून्य घोषित किया जाएगा, अर्थात अधिनियम को वैध तथा अवैध भागों में पृथक कर दिया जाएगा और सिर्फ अवैध भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। तो ये भाग यानी ये पृथक्करण का नियम केवल वहां काम देगा जहां अधिनियम का कुछ भाग असंगत है मूल अधिकार से और कुछ भाग असंगत नहीं है, ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त, असंगत भाग को जब हम अलग करें तो मूल अधिकारों का मूल बात, उस अधिनियम की मूल बात समाप्त न हो। अगर उस अधिनियम की मूल बात समाप्त नहीं होती है तब हम उसे अवैध और वैध हिस्से में पृथक्करण कर सकते हैं, और जब पृथक्करण हो सकता है तब अवैध हिस्से को शून्य घोषित किया जाएगा और वैध हिस्से को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। वहीं
अगर अवैध भाग वैध भाग से ऐसे जुड़ा हो कि अलग करने पर पूरा अधिनियम ही बेमतलब हो जाए, तब वहां पर किसी अधिनियम को वैध और अवैध भाग में पृथक्कृत नहीं कर सकते। ऐसे में वहां पर पृथक्करण का नियम जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी जो है, वो लागू नहीं होती है। ऐसे में न्यायालय द्वारा पूरा अधिनियम ही शून्य घोषित कर दिया जाता है। यहां यह है कि अभी तक हम लोगों ने वह भाग नोट किया, वह हिस्सा नोट किया जो पृथक्करण हो सकता है, पृथक्करण हो सकता है। अभी वह हिस्सा शेष है जहां पृथक्करण होने की गुंजाइश नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं परंतु करके। परंतु क्या होगा यदि वैध भाग अवैध भाग से, परंतु यदि वैध भाग अवैध भाग से इस प्रकार अभिन्न है, इस प्रकार अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे में क्या होगा, अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है कि अवैध भाग के पृथक करने पर, कि अवैध भाग के पृथक करने पर, अवैध भाग के पृथक करने पर अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, मतलब कि विफल हो जाएगा, तब न्यायालय द्वारा पूरा अधिनियम अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तब न्यायालय द्वारा पूरा अधिनियम अवैध घोषित कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। यहां ये बात आपने देखा कि अवैध घोषित हो जाएगा, अर्थात यह है कि मूल अधिकारों से असंगत संविधानेतर विधि आरंभ से शून्य होगी। दोनों में अंतर हुआ, अर्थात मूल अधिकारों से असंगत मूल अधिकारों से असंगत संविधानेतर विधि प्रारंभ से ही, संविधानेतर विधि जो होगी आरंभ से ही शून्य होती है, आरंभ से ही शून्य होती है। इस प्रकार देखा गया, किंतु इस आशय की घोषणा न्यायालय द्वारा की जाती है, किंतु इस आशय की घोषणा
आशय की घोषणा न्यायालय द्वारा की जाती है, न्यायालय द्वारा की जाती है। तो हम लोगों ने संविधानेतर विधि देखा कि संविधानेतर विधि जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या है, एक बार पुनः इसे समझ लेते हैं कि संविधानेतर विधि में क्या है। यदि किसी विधि का एक भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है किंतु शेष भाग नहीं, तथा मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले भाग को शेष भाग से उस अधिनियम के मूलभूत उद्देश्यों को समाप्त किए बिना पृथक किया जा सकता है, तब उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित न करके केवल मूल अधिकारों से असंगत भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। अर्थात अधिनियम को वैध माना जाएगा तथा अवैध भाग को पृथक किया जाएगा, वैध और अवैध दो भागों में, और सिर्फ अवैध भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। परंतु कंडीशन नंबर 2 अगर आ जाए, कंडीशन नंबर 2 क्या है कि यदि वैध भाग अवैध भाग से इस प्रकार अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ हो, मान लीजिए हमें किसी अधिनियम का कुछ भाग अवैध और कुछ भाग वैध दिखता है, लेकिन दोनों भाग आपस में इस कदर जुड़े हैं, ऐसे अभिन्न रूप से जुड़े हैं कि उन्हें पृथक करने पर वैध और अवैध में पूरा अधिनियम ही बेमतलब हो जाता है। अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल अगर हो जाता है, तब न्यायालय क्या करेगा, तब न्यायालय द्वारा पूरा अधिनियम अवैध घोषित किया जाएगा, पूरा अधिनियम अवैध घोषित किया जाएगा। मूल अधिकारों से इस प्रकार अगर देखा जाए तो मूल अधिकारों से असंगत संविधानेतर विधि आरंभ से ही शून्य होती है। यहां प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल में अंतर हुआ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान पूर्व विधियां आरंभ से ही असंगत नहीं होती, वहां आच्छादन का सिद्धांत लागू है, और यहां आरंभ से ही संविधानेतर विधियां आरंभ से ही असंगत मानी जाएंगी, लेकिन इसकी घोषणा न्यायालय ही कर सकता है, कोई और बॉडी, कोई और निकाय इसकी घोषणा नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने इस खंड में कई सिद्धांत देखा और उन सिद्धांतों को जाना। अब इनको एक बार हम लोग देख लें, दोहरा लें, ताकि यह टॉपिक आज पूरा हो। हम लोग बात कर रहे हैं भाग 3 में अनुच्छेद 13 का। अनुच्छेद 13 जो मूल अधिकारों से असंगत विधियों के बारे में है, अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है अनुच्छेद 13। यहीं से न्यायालयों को शक्ति प्राप्त है जो मूल अधिकारों की रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं। तो मूल अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा, उसका सजग प्रहरी कौन है? न्यायालय हैं। कौन से न्यायालय हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय हैं, जो हमारे मूल अधिकारों के सजग प्रहरी हैं, पहरेदार हैं, संरक्षक हैं। ये शक्ति मूल न्यायालयों को कहां से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 13 से प्राप्त होती है, अनुच्छेद 13 से। इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी विधि को शून्य घोषित कर सकती है जो मूल अधिकारों से असंगत है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि ऐसी कोई विधि अगर मूल अधिकारों से असंगत है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देंगे।
न्यायालय की उक्त शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा गया है। तो हम लोगों के सामने एक शब्द आया न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? इसके लिए प्रोफेसर कार्विन के शब्दों में हम यहां बात रखें तो प्रोफेसर कार्विन कहते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। यानी अगर विधानमंडल ने कोई नियम पारित किया, कोई अधिनियम पारित किया, तो न्यायालय उन अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करेंगे। मतलब इस बात की जांच करेंगे कि जो नियम विधि विधानमंडल ने बनाई है वह संविधान के अनुकूल है कि नहीं, इस बात की जांच करेंगे न्यायालय। इसी शक्ति को, न्यायालय की इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। और यह शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, ये भी अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मिली है और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मिली। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(2) की। अनुच्छेद 13(1) में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान पूर्व विधियों का जिक्र है, तो अनुच्छेद 13(2) में संविधान पश्चात विधियों का जिक्र किया गया। संविधान पश्चात विधि, उनका जिक्र किया गया है। तो हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 13(1) की, संविधान पूर्व विधियों की, जिसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी कहेंगे। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यानी संविधान पूर्व विधियों के मामले में अगर बात करेंगे तो इसके अनुसार क्या होगा? संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व भारत में प्रवृत्त ऐसी सभी विधियां जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं, शून्य होंगी। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या कहता है कि भारत का संविधान जब लागू हुआ, उसके ठीक पहले जो विधियां थीं, अगर वह विधियां भाग 3 से असंगत हैं, मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, तो ऐसी विधियां संविधान के लागू होते ही शून्य हो जाएंगी। अनुच्छेद 13(1) यहां स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि अनुच्छेद 13(1) भूतलक्षी नहीं है। भूतलक्षी शब्द पर पुनः बात होगी। फिलहाल भूतलक्षी का तात्पर्य है कि आज की तिथि में कोई आदेश, अधिनियम लागू करना पूर्व की तिथि से। यहां इस तरह की बात नहीं है अनुच्छेद 13(1) में। अनुच्छेद 13(1) कहता है कि कोई भी संविधान विधि प्रारंभतः शून्य नहीं है। ये ध्यान रहे कि ऐसा नहीं है कि संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होते ही शून्य हो गई सभी की सभी। ये कहते हैं कि अतीतकालीन संव्यवहारों के लिए ये विधियां प्रवृत्त रहेंगी, अर्थात अतीत काल की घटना के लिए अतीत काल वाली विधि ही काम आएगी और संविधान के लागू होने के पश्चात की विधियां संविधान के लागू होने के पश्चात की घटनाओं के लिए काम आएंगी।
यह बात यहाँ स्पष्ट है, अर्थात संविधान के लागू होने पर प्रभावहीन नहीं हो जाएंगी, बल्कि वो केवल और केवल आगे बताया गया है कि वो ढक जाएंगी। इसे आच्छादन का सिद्धांत कहा गया है। तो आपके सामने एक शब्द आया, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। ग्रहण का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, जैसे ग्रहण लग जाता है और पृथ्वी चाहे चंद्रमा ढक जाते हैं या सूर्य दिखाई नहीं देते तो ग्रहण लगता है। ऐसी कंडीशन में जिस प्रकार की स्थिति बनती है ग्रहण की स्थिति, उसी प्रकार यहां पर ग्रहण का सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत है। आच्छादन का सिद्धांत क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा कि शून्य हो जाती हैं, कह रहे हैं कि शून्य नहीं बल्कि आच्छादित हो जाती हैं और सुषुप्त अवस्था में चली जाती हैं। आच्छादन हटते ही वह पुनः पुनर्जीवित हो जाती हैं। अर्थात भाग 3 की बात अगर नहीं है, संविधान के लागू होने के बाद की बात नहीं है, तो वो पुनर्जीवित हो जाती हैं। उच्चतम न्यायालय ने भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश वाले केस में आच्छादन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व और संविधान बाद दोनों विधियों पर लागू होता है। अर्थात आप ये भ्रम में न रहें कि संविधान बाद की विधियों पर आच्छादन नहीं लागू है। संविधान बाद की विधियों पर भी आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है। अब बात करेंगे हम लोग कि मूल अधिकारों का त्याग भी नहीं किया जा सकता, जैसा कि अमेरिका के सिद्धांत में, अमेरिका के संविधान में है कि मूल अधिकारों का वहां पर त्याग किया जा सकता है। भारत में भी हम लोग पिछली कक्षा में मूल अधिकारों की विशेषताएं पढ़ रहे थे। वहां हम लोगों ने एक लाइन नोट किया कि मूल अधिकारों का अधित्यजन नहीं हो सकता, वेवर नहीं हो सकते, उन्हें त्यागा नहीं जा सकता। तो ये बात यहां पर है कि भारत में मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकते। मूल अधिकार लिए गए अमेरिका से हैं, लेकिन अमेरिका में त्यागे जा सकते हैं और भारत में त्यागे नहीं जा सकते। अब बात हमें करनी है संविधान बाद की विधियां, यानी कि संविधानेतर विधियां। तो हेडिंग है संविधानेतर विधियां, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, इनकी बात हम लोग करेंगे। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या है? संविधान के लागू होने के पश्चात विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियां इसके अंतर्गत आती। संविधान के लागू होने के बाद ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अनुसार अनुच्छेद 13(2) पहले ही हम लोग नोट किए थे कि अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है? संविधान के लागू होने के बाद की विधि। तो 13(2) कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। पुनः, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, घटाती है। ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी, अगर बन गई तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। कहां तक शून्य होगी? उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी ऐसी कोई भी विधि। अब आते हैं हम लोग उल्लंघन की सीमा तक की बात करेंगे। तो इसे उल्लंघन की सीमा तक शून्य होना, इसे कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत।
कि कोई विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, इसे कहेंगे पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में तब आया पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियर एबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियर एबिलिटी। तो इसके अंतर्गत कैसे पृथक्करण होगा इसको हम लोग देखेंगे। यहां है कि यदि किसी विधि का एक भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है किंतु शेष भाग नहीं करता, तथा मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले भाग को शेष भाग से उस अधिनियम के मूलभूत उद्देश्यों को समाप्त किए बिना पृथक्करण किया जा सकता है, तब उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित न करके केवल मूल अधिकारों से असंगत भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। अर्थात अधिनियम के वैध तथा अवैध भाग पृथक कर लिए जाएंगे और सिर्फ अवैध भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। अर्थात अगर यह पेन है, इस पेन का कुछ हिस्सा मूल अधिकारों के असंगत है और कुछ हिस्सा मूल अधिकारों के ठीक है, तो यह प्रयास किया जाएगा कि इस पेन के असंगत भाग को संगत भाग से अलग कर दिया जाए। लेकिन अलग करते वक्त ये देखना है कि ये पूरा अधिनियम अर्थात पूरा पेन अलग करने पर कहीं इसके मूल उद्देश्य समाप्त न हो जाए। तो अगर इसके मूल उद्देश्य समाप्त नहीं हो रहे हैं और ये पृथक हो जा रहा है, तो न्यायालय केवल असंगत भाग को ही शून्य घोषित करेगी, संगत भाग को शून्य घोषित नहीं करेगी। यानी इसको अवैध भाग और वैध भाग में बांट दिया जाएगा, अवैध भाग को शून्य घोषित किया जाएगा और वैध भाग को ठीक माना जाएगा। इसे कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ये तो कंडीशन हुआ तब जब किसी अधिनियम को वैध और अवैध भाग में बांट सकते हैं। लेकिन कई ऐसे अधिनियम होंगे जिन्हें वैध और अवैध भाग में बांटना संभव नहीं होगा। बांटेंगे तो पूरा अधिनियम ही बेकार हो जाएगा, माने बांटने लायक नहीं होगा। तो जब बांटने लायक नहीं होगा तो ऐसी दशा में न्यायालय पूरे अधिनियम को बांट नहीं पाएंगे, वैध अवैध हिस्से में नहीं कर पाएंगे, तो पूरे अधिनियम को शून्य घोषित करेंगे। इसका दूसरा भाग हम लोग ये देखें। अर्थात यदि वैध भाग अवैध भाग से इस प्रकार अभिन्न रूप से जुड़ा है कि अवैध भाग पृथक करने पर अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, तब न्यायालय द्वारा पूरा अधिनियम अवैध घोषित कर दिया जाएगा। पूरा अधिनियम अर्थात मूल अधिकारों से असंगत संविधानेतर विधि आरंभ से ही शून्य होती है। हम लोगों ने दो तरह की विधि, संविधान पूर्व विधि, संविधान बाद विधि पढ़ा। संविधान पूर्व विधियों में ये लाइन आपने अभी लिखा है, पढ़ा है कि मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होंगी, लेकिन मूल अधिकारों से असंगत संविधानेतर विधियां प्रारंभ से ही शून्य होंगी। और इस बात की घोषणा केवल न्यायालय करेगा और कोई नहीं करेगा, केवल न्यायालय को करना है। तो हम लोगों ने इस कक्षा में, आज की कक्षा में कई सिद्धांत भी देखे, कई नए शब्द भी आपको मिले, नए सिद्धांत मिले। आप इसे ठीक से देखेंगे। अभी हम लोग
अगली कक्षा में अभी खंड 13 के 3 की बात है, अनुच्छेद 13(3) की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।